अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में अब सिर्फ 2.5 हफ्ते का वक्त रह गया है, मगर अभी तक अगले सेटअप और निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। लेकिन आज इस हवाले से जो खबर सामने आई है वो बहुत हैरान कुन है कि नून लीग मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहती है और निगरान हुकूमत को मजबूत करने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर भी गौर कर रही है। अहम बात यह है कि एक तरफ तो नून लीग ने निगरान सेटअप को लेकर अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए कमेटी कायम कर दी है, तो दूसरी तरफ दुबई एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है, जहां से ये खबरें आ रही हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जल्द निगरान सेटअप के लिए सर जोड़कर बैठेगी। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुंच चुके हैं, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी दुबई में क़याम पजीर हैं। अहम बात यह कि ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन की दुबई में मुलाकातें हुई थी और उस वक्त भी ये खबरें सामने आई थी कि इन मुलाकातों में निगरान सेटअप से मुतल्लिक अहम मुशावरत हुई है। और अब ये अहम खबर सामने आ रही है कि वफाकी हुकूमत ने निगरान हुकूमत को अहम पॉलिसी फैसलों का इख्तियार देने के लिए कानून साजी पर गौर शुरू कर दिया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में साफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक नून लीग इसाक डार को अगला निगरान वज़ीर आज़म बनवाना चाहती है, मगर इस बारे में हतमी फैसला अगले हफ्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद किया जाएगा। खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत माजी के बरक्स निगरान हुकूमत को पॉलिसी फैसले लेने के लिए बाइख्तियार भी बनाना चाहती है, ताकि IMF से होने वाले मुआहदे और गैर मुल्की सरमायाकारी के मंसूबों के मुस्तकबिल पर कोई असर ना पड़े। खबर में काबीना के एक सीनियर रुकन का हवाला देते हुए कहा गया है कि मुल्की मईशत एक नाजुक मरहले से गुजर रही है, इसलिए 3 माह के लिए अहम मामलात को बेइख्तियार निगरान हुकूमत के ज़िम्मे नहीं छोड़ा जा सकता। नवंबर में IMF का दूसरा रिव्यू होना है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि निगरान हुकूमत इतनी ताकतवर हो कि अहम माशी फैसले कर सके। खबर के मुताबिक इस हवाले से इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में तरमीम का बिल अगले हफ्ते कौमी असम्बली में पेश किया जा सकता है। अब अहम सवाल यह है कि अगर निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसाक डार का नाम तजवीज़ करने की खबर दुरुस्त है तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुक़्तदर हलकों का क्या रद्द-ए-अमल होगा। इसके अलावा अगर हुकूमत वाकई इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर गौर कर रही है, क्योंकि मुल्क एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जिसकी वजह से अहम मामला 3 माह तक बेइख्तियार निगरान हुकूमत के सुपुर्द नहीं किए जा सकते, तो फिर सवाल यह है कि वफाकी हुकूमत वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करके निगरान हुकूमत को 2 माह के बजाय 3 माह का वक्त क्यों देना चाहती है। और अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके निगरान सेटअप को ताकतवर बनाने की खबर उन खदशात को मजीद मजबूत कर रही है कि क्या इस तरमीम से निगरान हुकूमत को सिर्फ 3 माह के लिए ताकतवर बनाया जाएगा या इसका मकसद निगरान हुकूमत को मजीद तौसी देना है। अहम बात यह कि वज़ीर आज़म खुद ये बात कर चुके हैं कि असम्बलियाँ मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शन की तारीख देने का काम इलेक्शन कमीशन का है। जबकि मुतादिद वफाकी वज़रा बर वक्त इलेक्शन पर जोर भी देते रहे हैं, मगर इसके बावजूद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इलेक्शन को लेकर क़यासराइयों का बाजार गर्म है और मुसलसल ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। मगर यहाँ अहम बात यह है कि मुल्क को मज़ीद माशी बेयकीनी से बचाने के लिए बर वक्त इलेक्शन का इनकाद बहुत ज़रूरी है और IMF जिसने कर्ज बहाली के लिए सख्त माशी शराइत तो रखी थी, उसने स्टैंड बाई एग्रीमेंट की मंजूरी से पहले इलेक्शन के बर वक्त इनकाद पर भी जोर दिया है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम मानवी आला ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि IMF ने सियासी जमातों से जो मुलाकातें की थी उसमें इलेक्शन के बर वक्त इनकाद को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन साहब, सबसे पहले तो दुबई के हवाले से बताइएगा, नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं, इतलात है कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पर हैं। क्या मुलाकात तय है और क्या हतमी फैसला हो जाएगा इन मुलाकातों में कि निगरान सेटअप क्या होगा, निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे? देखिए, जैसे शहजाद आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, तकरीबन 2.5 हफ्ते रह गए हैं हुकूमत की मियाद खत्म होने में, तो जमहूरी अमल का ये मामूल का हिस्सा है कि जमहूरी जमातें और बिलखसूस ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें हमारे अलावा दीगर कई जमातें शरीक हैं, तो एक सियासी क़यादत के दरमियान मुशावरत का अमल होना एक फितरी बात है। और ये मुशावरत का अमल न सिर्फ दुबई में अगर नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब मुलाकात कर सकते हैं, तो मुल्क के अंदर भी जो हमारी कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ वज़ीर आज़म भी मुशावरत करेंगे और जो भी हतमी फैसला होगा वो वज़ीर आज़म और कोलिशन पार्टीज की क़यादत और फिर जैसे आइन तकाजा करता है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, ये तमाम जो आइन के तकाजे इनकी रोशनी में मेरा ख्याल है कि आखिरी हफ्ते तक इसकी हतमी शक्ल आ जाएगी कि इत्तफाक राय से वो कौन से नाम हैं जिन पर सबका इत्तफाक है कि वो निगरान
वजीर आजम के तौर पे मुल्क को इस नए जो अगला मरहला है उसमें लेकर जाए आगे। यानी आप इस बात को कंफर्म कर रहे हैं एटलीस्ट कि इस वक्त जो दुबई में मुलाकातें होंगी वो सियासी नौयत की होंगी, क्योंकि इससे पहले जब मुलाकात हुई थी और उस पर कुछ एतराज़ात फजल रहमान साहब के आए थे तो आपकी जमात की जानिब से ये कहा गया था कि वो कोई सियासी नौयत की मुलाकातें नहीं थी, पर्सनल मुलाकातें थी। देखिए, जब भी सियासतदान मिलते हैं उनकी निजी मुलाकात भी मेरे नजदीक सियासी मुलाकात होती है, और ये मामूल के राब्ते हैं। सियासतदानों के दरमियान मुलाकात होना, राब्ते होना एक जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है, तो ये कोई इसमें ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर हमारे जो मोहतरम कायदीन हैं कोalition के, उन सब के साथ भी मुलाकात होती रहती है। और जब भी कोई पॉलिसी फैसला होता है तो उसमें सारी जो कोalition की आदत है उसको बराबर एतमाद में लेकर फिर वजीर आजम फैसला करते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्योंकि पहले भी जब मुलाकात हुई थी ईद से पहले तो ये कहा जा रहा था कि दो सियासी खानदानों की मुलाकात है, आपस में जितने भी लोगों से बात हुई, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई, वो कहते हैं हमें नहीं पता किस इशू पे बात हुई, तो फैसले वाकई उस कमेटी ने करने, उस कमेटी ने मुशावरत करनी है जो नून लीग ने बनाई है जिसमें आप भी हैं, या फैसले फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब नहीं करने कि क्या होना है? देखिए, फैसले जो भी हैं वो इंस्टीट्यूशनल सतह पर होंगे, उसमें काबीना को एतमाद में लिया जाएगा, उसमें जो कोalition पार्टनर्स की क़यादत है उन सबको एतमाद में लिया जाएगा, और एक कंसेंसस से आज तक हमने जो हुकूमत के फैसले किए हैं, और बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब ने हर फैसला इत्तफाक राय से किया, और इसके अंदर आइन का जो तकाजा है लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कंसल्ट किया जाए, तो ये तमाम तकाजे पूरे करके इंशाल्लाह, जैसे मैंने कहा कि इस हुकूमत की मियाद खत्म होने से जो आखिरी हफ्ता होगा उस तक इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि किसी एक इत्तफाक राय से नाम पर सबका इत्तफाक होगा और वो कौम के सामने हम पेश कर देंगे। और एहसन इकबाल साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि निगरां वजीर आजम के लिए इसाक डार के नाम पर भी इत्तफाक राय कायम करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में यह खबर थी जिसमें था कि नून लीग की टॉप लीडरशिप इस बात पर गौर कर रही है कि जो माशी कंटिन्यूटी है उसके लिए इसाक डार को निगरां वजीर आजम बनाया जाए। देखिए, जो निगरान वजीर आजम है उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि सबका कंसेंसस हो। जैसे मैंने कहा कि जो भी शख्स निगरान वजीर आजम होगा उसके लिए ज़रूरी है कि जो रूलिंग कोalition है इसके अंदर भी कंसेंसस हो, फिर हम लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ भी इत्तफाक राय करें, तो वो चाहे जैद पर हो चाहे बकर पे हो, इस वक्त कहना कबल वक्त होगा और ना मेरा ख्याल है मुनासिब होगा कि हम कोई स्पेकुलेशन करें, क्योंकि इस अमल के अंदर बुनियादी चीज़ ये है कि जो भी शख्स निगरान वजीर आजम का उम्मीदवार मुंतखब होगा वो एक इत्तफाक राय का कैंडिडेट होगा, और जब तक इत्तफाक राय मंजर आम पे नहीं आता तो किसी का नाम लेना शायद मुनासिब नहीं होगा। यानी आप ये रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि इसाक डार बिल्कुल भी वजीर आजम निगरान वजीर आजम नहीं हो सकते? देखिए, अगर उनके ऊपर तमाम जमातें और अपोजिशन इत्तफाक कर लेते हैं तो वो भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो मैं ना किसी को एक्सक्लूड कर रहा हूँ ना किसी को इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पर भी सबका इत्तफाक राय होगा कोalition के अंदर और कोalition से बाहर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, तो उस नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। तो इस वक्त लिहाजा ये कहना कौन इन है कौन आउट है शायद कबल वक्त होगा। यानी एहसन इकबाल साहब, आपकी बातों से तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर बात जरूर हुई आपकी जमात के अंदर। नहीं, अभी तक हमारी जमात में तो इस चीज पर कोई बाकायदा फाइनल कंसल्टेशन नहीं हुई। जैसे मैंने कहा कि अभी तो हम बहुत मसरूफ हैं, क्योंकि नहीं फाइनल कंसल्टेशन नहीं, एक सरसरी बात तो हुई है लगता है कहीं ना कहीं। ये मेरे इल्म में नहीं है, कम से कम मेरी मौजूदगी में ऐसी कोई गुफ्तगू अभी नहीं हुई। लेकिन एहसन इकबाल साहब, आपको नहीं लगता कि आप कह रहे हैं कि आप इस नाम को भी रूल आउट नहीं करेंगे, स्पेकुलेट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन निगरान का मतलब ही यही है कि केयरटेकर एक ऐसी हुकूमत हो या ऐसा शख्स हो जो न्यूट्रल हो। इस वक्त ऑब्वियसली आप लोगों की 13 जमाती इत्तेहाद है, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनकी कितनी इस वक्त अहमियत है वो भी आपको पता है। तो अगर वो आपस में तय कर लें कि निगरान वजीर आजम एक सिटिंग वजीर खजाना होंगे तो न्यूट्रलिटी कहां से रह जाएगी, और बाकी जमातें जो आपकी कोalition का हिस्सा नहीं है वो उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगी? फिर मेरे सामने तो अभी तक कोई ऐसा फैसला मौजूद नहीं है, तो अगर कोई ऐसा फैसला हुआ हो तो मैं अपनी राय का इजहार करूं। देखो, एक स्पेकुलेशन है फिलहाल, एक किसी अखबार में आई है, तो लिहाजा अभी इस पर मेरा ख्याल है वो किसी किस्म की गुफ्तगू कबल वक्त होगी। जो मैंने इम्पोर्टेंट बात समझता हूँ और जो मैंने की भी है कि जो भी फैसला होगा वो एक ब्रॉड कंसेंसस के साथ होगा कि जिस शख्सियत के ऊपर सबका इत्तफाक राय हो। यही एक रहनुमा असूल है जिसके जरिए निगरान वजीर आजम का चुनाव होगा। आप देखें, जो कानून है उसके मुताबिक तो ऑब्वियसली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने फैसला करना है, लेकिन एक मॉरल क्वेश्चन भी तो है ना कि एक सिटिंग वजीर क्या वाकई अगर ऐसा है तो क्या सिटिंग वजीर
निगरान सेटअप में वजीर आजम बन जाए और फिर आपकी अगर हुकूमत आ जाती है तो उसमें फिर वो कोई ओहदा ले ले, इसको एथिकली कैसे देखेंगे आप, अगर ऐसा हो जाता है? देखिए, मैंने शहजाद, जैसे आपसे कहा ना कि अभी हम इस चीज को बहस में लाकर कबल वक्त एक स्पेकुलेटिव एनालिसिस करेंगे, तो मैं किसी किस्म का स्पेकुलेटिव एनालिसिस नहीं करना चाहूंगा। मैं आपको फिर ये दोहराऊंगा कि जिस शख्स का चुनाव किया जाएगा मुकम्मल इत्तेफाक राय से और आइन के तकाज़ों के मुताबिक किया जाएगा। और ऐसा इकबाल साहब, इसी खबर में ये भी कहा हुआ है कि हुकूमत गौर कर रही है कि अगले हफ्ते एक बिल लाया जाएगा जिसमें इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में तरमीम की जाएगी ताकि जो निगरान सेटअप है उसको एम्पावर किया जाए। अभी उनका काम यह है कि इलेक्शन करवाने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर और डे टू डे अफेयर्स हल करने हैं। कोई मेजर पॉलिसी फैसले वो नहीं ले सकते, लेकिन आप लोग ये तरमीम करने जा रहे हैं ताकि निगरान सेटअप भी बाइख्तियार हो, पॉलिसी फैसले ले सके, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो या इन्वेस्टमेंट लाना हो। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, अभी तक ऐसी कोई बिल काबीना के सामने नहीं आया, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि हम एक गैर मामूली सूरत से हैं जहां पर 9 महीने का IMF का प्रोग्राम है, और उस 9 महीने के IMF के प्रोग्राम की कामयाबी से तकमील के लिए अगर जो इंटरम सेटअप है, चाहे वो 2 महीने का है, 3 महीने का है, उसमें कोई ऐसे माइलस्टोन्स हैं कि जिन पर अमल होना है और वो निगरान हुकूमत के दौर में नहीं हो सकता, और जिससे हमारा वो 9 मंथ्स का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है IMF के साथ, वो खतरे में पड़ सकता है। तो उस हद तक अगर कोई कानून साजी की जाती है तो वो मेरा ख्याल है कि हालात और वाकयात की एक मजबूरी होगी, लेकिन इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बड़ी तब्दीली ज़ेरे गौर है या लाई जा रही है। जब ये बिल फाइनल हतमी तौर पे सामने आएगा तो फिर उस पर मैं कोई कतई बात या राय का इज़हार कर सकूंगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कुछ माइलस्टोन्स है जो हमने हासिल करने हैं IMF के प्लान के मुताबिक, तो उसके लिए तो बेहतरीन तरीका ये है कि कम से कम वक्त का केयरटेकर सेटअप हो और जल्द से जल्द ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाए। लेकिन आप लोग तो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि जी, हमारे पास ज्यादा मोहलत नहीं है। IMF का जो अरेंजमेंट है वो 9 माह का है, और एक गालिब इम्कान ये लगता है कि जो भी नई मुंतखब हुकूमत आएगी उसको एक कम अज कम 3 साल का एक नया मुआहदा रीस्ट्रक्चरिंग का IMF के साथ करना पड़ेगा ताकि हम मुस्तकिल बुनियादों पर मईशत को बहाल कर। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर ट्रांजिशन ऑफ पावर जल्द से जल्द होना चाहिए ना। आप लोग क्यों इस बात पर गौर करें कि असेंबली पहले तहलील कर दें और फिर 90 दिन का मैक्सिमम टाइम मिल जाए इलेक्शन कमीशन को, 60 दिन के अंदर करवा दें ये मामला? मैं शहजाद आपकी यही बात दोहराने लगा था, आपने बीच में मुझे टोक दिया। क्योंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त मारूजी हालात हैं, हमें एक मुस्तहकम 5 साल की हुकूमत की जरूरत है जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सके, और ऐसी रिफॉर्म्स वही हुकूमत करेगी जिसके पास 5 साल का मैंडेट होगा। क्योंकि जब आप रिफॉर्म्स करते हैं पहले 2 सालों में उसकी थोड़ी सी नुकसान होता है, आखिरी 3 सालों में उसका फायदा आता है। सही। तो एहसन साहब, मैं यही कह रहा था, ट्रांजिशन छोटे से छोटा हो तो बेहतर है ना, 60 दिन के अंदर किया जा सकता है, लेकिन आप चाह रहे जी। मैं आपसे 200% मुत्तफिक हूँ कि छोटे से छोटे ट्रांजिशन के साथ हमें एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, और वो जो पाकिस्तान को इक्तिसादी इस्लाहात जिनकी अशद जरूरत है, हमने किस तरीके से अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के मसले को हल करना है, हमने किस तरीके से सर्कुलर डेट को मुस्तकिल बुनियादों पे हल करना है, हमने किस तरीके से टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ानी है, हमने कैसे अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है, ये वो सब मसले हैं जिन पर हम कबूतर की तरह आंखें बंद आप नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त बात है। करने के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। लेकिन एहसन इकबाल साहब, क्या आप लोग चाहते हैं कि असेंबली वक्त से पहले तहलील हो, 90 दिन का वक्त मिल जाए? उसकी एक सियासी वजह भी है कि आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान वापस आए, यानी कि सितंबर के आखिर में, और फिर 1-1.5 माह उनको मिले ताकि वो कैंपेन कर सके। क्या इस वजह से आप चाहते हैं कि केयरटेकर सेटअप जो है वो 60 नहीं 90 दिन का हो? इस वक्त ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में एक ऐसा जुडिशल निज़ाम राइज है जिसको अगर कहा जाए कि वो एक सियासी जमात के मफादात को देख रहा है तो गलत नहीं होगा। और ये जो नवाज शरीफ साहब का इंसाफ है, आज हर शख्स को पता है कि 2017 में इसके खिलाफ गवाहियां आ चुकी हैं कि उन्हें एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट से नायल करवाया गया।
अब अगर आप देखिए कि इमरान खान साहब इस वक्त दनदनाते फिर रहे हैं, इसके बावजूद कि 60 अरब रुपए की उन्होंने बरतानिया से मनी लॉन्ड्रिंग की आने वाली करप्शन को, उसमें माली बदनवानी की, उसके एवज रिश्वत ली, उनको कोई पूछ नहीं सकता। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाए तो उन्हें वीआईपी मेहमान बना के रहा कर दिया जाता है। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की छतरी के नीचे हो रहा है। 7 महीने तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती इदारे पंजाब में बहाल होने के फैसले को जूती के नीचे रौंदा। सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछ नहीं सकी कि आप हमारी गुस्ताखी क्यों कर रहे हैं। तो जब इस किस्म के गैर मामूली हालात हों तो यकीनन उसको आपको फैक्टर इन करना पड़ता है कि आप इन चीज़ों को देखकर ही अपने पॉलिटिकल फैसले करेंगे। और ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में एक ऐसी जुडिशल डिस्पेंसेशन है कि जिसके ऊपर ज्यादातर लोगों का एतमाद नहीं, मां सवाए एक जमात के जो समझ लिया कि वो उनके मुरब्बी हैं। सही, लेकिन अगर ये आप लोग वाकई सोच रहे हैं कि तरमीम लाके इलेक्शन एक्ट में बाइख्तियार बनाए इस केयरटेकर सेटअप को, तो फिर खदशात तो फिर जन्म लेंगे ना कि क्या ये सिर्फ 3 माह के लिए किया जा रहा है या कोई लंबा चौड़ा प्लान ना बन जाए कि ये सेटअप फिर साल तक रहे और बाइख्तियार रहे ताकि माशी फैसले होते रहे। मैंने तो आपसे कहा ना कि हमारा तो ये सोच है और मेरी जाती राय यही है कि जितने मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में हम इलेक्शन से गुजर जाएं और एक मुस्तहकम हुकूमत कायम कर लें कि जो पाकिस्तान के इकनॉमिक रिफॉर्म्स के इस बहाली के एजेंडे को, देखिए हमने मुल्क को बहाली की तरफ डाला है और अब कौम ये फैसला करेगी कि वो बहाली के अमल में तसलसल चाहती है या 2018 की तरह एक फिर डिसरप्शन चाहती है। तो इसलिए इस वक्त मुल्क के पास अलाउंस नहीं है कि हम तजुर्बे करें या हम कोई रिस्क लें। हमें जल्दी इलेक्शन करा के मुस्तहकम हुकूमत चाहिए ताकि हम इकनॉमिक रिफॉर्म्स करें और मुल्क को दोबारा रिकवरी के पाथ के ऊपर आगे लेके जाएं और उसकी तरक्की को तेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक हासिल करेंगे, इसके बाद इन्हीं खबरों के हवाले से तज्जिया हासिल करेंगे। मोहम्मद मालिक साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस वक्त दुबई में मौजूद है और एक्सपेक्टेड है कि इनके दरमियान जो मुलाकात होगी उसमें निगरान सेटअप के हवाले से हतमी फैसला ले लिया जाएगा। इसके अलावा क्या हुकूमत वाकई इस बात पर गौर कर रही है कि जो निगरान सेटअप है उसको मजीद ताकतवर बनाना है इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके, ताकि जो निगरान हुकूमत का पीरियड हो उसमें अहम माशी फैसले लिए जा सकें। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक ने। मालिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मालिक साहब, इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत दुबई में मौजूद है। आपको क्या लगता है कि ये फाइनल राउंड होगा जिसमें ये फैसले किए जाएंगे कि असेंबली कब तहलील करनी है, इलेक्शन कब होने हैं और निगरान सेटअप क्या होगा? मेरा ख्याल है असेंबलीज तो डिसाइड कर ली हुई है इन्होंने शहजाद, अब तो निगरान सेटअप की बात चल रही है। निगरान सेटअप क्या होगा? आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर चली हुई है, अगर शहबाज राना ने ना चलाई होती, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े क्रेडिबल सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो शायद मैं उसको वैसे डिसमिस करता। लेकिन अगर उनको खबर मिली है तो इसमें बहुत सच्चाई होगा या नहीं वो तो नहीं, और वो है कि जी इसहाक डार साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दें और वो कॉन्टीन्यूटी है पॉलिसीज़ की। मेरा ख्याल है अगर वो रीज़न है फिर आप शहबाज साहब को बना दें, बिकॉज IMF प्रोग्राम तो उनकी वजह से कंटिन्यू हुआ था। इस डार साहब ने तो ब्रेक्स लगाई थी उसके ऊपर, तो उनके बावजूद बल्कि कंटिन्यूटी हो गई थी। सो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी इट्स अ नॉन स्टार्टर। लेकिन नाम चल रहे हैं हमने, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि जो हमदर्द लोग हैं वो चाहते हैं कि इकोनॉमिस्ट ही लीड करें। मियाँ साहब और जरदारी साहब चाहते हैं कि पॉलिटिशियन लीड करे, और उनको ख़तरा ये है कि अगर इकोनॉमिस्ट लीड करेगा तो ये ना हो कि सिलसिला लंबा हो जाए। और लेकिन मेरी जो खबर है वो ये है कि एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, ही इज़ द डार्क हॉर्स। सिर्फ उन पे एक प्रॉब्लम है कि वो, मैं किसी वजह से भी उनका नाम नहीं ले रहा, वो जरदारी साहब के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, तो आई एम श्योर कि वो भी डिस्कस हो रहा होगा और उनको एज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट जो थर्ड पावर सेंटर है उनके लिए भी वो काबिल कबूल है एज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग अब इस वक्त वहाँ पे हो रही होगी और जिसमें आई एम श्योर ये सारी बातें हो रही होंगी। तो जो आप बात बता रहे हैं वो तो बड़ी दिलचस्प इस हवाले से है कि सियासी पार्टी चाहती हैं कि कोई सियासतदान हो जो कि निगरान वज़ीर आज़म बने। आप कह रहे हैं कि डार्क हॉर्स एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और फिर ये भी सोचा जा रहा है कि किसी इकोनॉमिस्ट को लाके बिठाया जाए, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर ओपन एज ऑफ नाउ। इकोनॉमिस्ट वाला ऑप्शन इज मेकिंग द पॉलिटिकल फोर्सेस नर्वस। वो पीपल्स पार्टी और वो दोनों नर्वस हो रही हैं, और अगर आप
आज की खबर देखें तो उस खबर का एक सेकंड बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये लिखा है कि गवर्नमेंट सोच रही है एम्पावर करना कि चेंजेस कर दें इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में, कि जिसमें डे टू डे के बजाय बड़े इकोनॉमिक फैसले कर सकें। आई एम श्योर ये करवाएगी तो गवर्नमेंट से ही और इसी पार्लियामान से अगर होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर एक इकोनॉमिस्ट हों और उनकी गवर्नमेंट के पास ये पावर्स भी आ जाएं बड़े फैसले करने की, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने की, तो फिर किसी और के पास पावर हो प्रोलॉन्ग करवाने की, तो ये बड़ा मजेदार कॉम्बो बन सकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जाए और एम्पावर किया जाए निगरां सेटअप को, तो फिर वो निगरां सेटअप 2 माह या 3 माह के लिए शायद ना हो, वो लंबे अरसे के लिए हो, ताकि अपने पावर्स को वो इस्तेमाल कर सके। सर फिर वो इजीली केयर टेकर से अंडरटेकर बन सकता है। अच्छा, तो फिर इंटरेस्टिंग बात ये है मालिक साहब कि फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्यों इस वक्त कह रहे हैं कि हम असेंबली वक्त से पहले तहलील करेंगे और 60 दिन के बजाय 90 दिन का केयरटेकर सेटअप होगा? अगर वो समझते हैं कि इस वक्त माशी मामलात ऐसे हैं कि डे टू डे अफेयर्स नहीं चला सकती निगरान हुकूमत, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, तो उनको तो फिर चाहिए कि कम से कम पीरियड रखें ना निगरान सेटअप का, ताकि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए और कंटिन्यूटी जारी रहे। शहजाद, वो कहते हैं ना अमेरिका में देयर इज नो फ्री लंच, इनके लिए भी कोई फ्री लंच नहीं है। मियाँ साहब का और जरदारी साहब का, मौलाना साहब का और तमाम ये 13 जमातों का सबसे बड़ा मसला क्या था? चेयरमैन पीटीआई, उनका पूरा बोझ कोई और उठा रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता कि जो सबसे बड़ा बोझ है वो कोई और उठाए और जितने बड़े मुस्तबिल के फैसले ये बैठ के खुद कर लें। ये ऐसे नहीं हो सकता। ये अब क्विड प्रो को है, गिव एंड टेक होगा। और इस तमाम चीज़ों में वो मत भूलें कि जो 1.5 साल के अंदर एक भी मीटिंग नहीं हुई थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है, जिसका भी हम सुन रहे हैं 25 तारीख को स्केड्यूल इजलास है, लेकिन मेरी इत्तला है शायद ये 31 पे चला जाए। और उसके अंदर जो मेरी इत्तला है वो ये है कि ये एग्री इन्होंने कर लिया हुआ है कि हम नया सेंसस अप्रूव कर लेंगे, हम उसका नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे, लेकिन वो 8 दिन के बाद वैसे ही इन प्ले आ जाएगा। तो अगर ये 31 को करते हैं CCI और 8 को ये चले जाते हैं, तो फिर केयरटेकर गवर्नमेंट के खाते में आएगा कि जी वो करें, तो उससे 1 महीना और ऐड हो जाएगा। ये अभी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं व्हील्स विद इन व्हील्स, और इनको भी टाइम चाहिए। इनको अगर 1-2 माह और ऐड होते हैं तो इनके हक में है, नुकसान कोई नहीं है। बिकॉज इन्होंने ये भी देखना है कि अगर ये 3 माह का 4 माह बन जाए या 4.5 माह बन जाए, तो शायद उसमें कोई कन्विक्शंस हो जाएं चेयरमैन PTI के, जो इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन्होंने इलेक्शन का कोई रिमोट चांस भी है इनके जीतने का, तो मैं बार बार कहता हूँ कि इनको एक चेयरमैन PTI चाहिए जो पाबंद सलासल हो और इनकम्युनिकाडो हो, ताकि ना वो कन्वेंसिंग कर सके ना कुछ। तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अभी कल इन्होंने 7 रुपया महंगा कर दिया बिजली का यूनिट, अभी उसका इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन भी और भी बढ़नी है, पेट्रोल की भी और उसकी भी। इनको तो जितना गैप बढ़ेगा इनका अपने इन फैसलों से, और वो लोग ताकि इंटरम गवर्नमेंट नई रियलिटी होगी, केयरटेकर लोग उसको गाली गलोच करेंगे, इनका ख्याल है कि कुछ सब्सिडाइज करेगा क्रिटिसिज्म। सो ऊपर से जो मर्जी कहें, जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान था कि हम करेंगे लेकिन हम नोटिफाई नहीं करेंगे, वो मेरा ख्याल है इनके अपने सीनियर लोगों के मुताबिक मेरी एक दो से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि शायद हम इलेक्शन से घबरा रहे हैं या हम चाहते हैं कि कुछ डिले हो जाए, इसलिए हमने वो बयान दे दिया। लेकिन इनका फैसला हुआ हुआ है और आप देखेंगे ये सेंसस वाला इशू भी आएगा, और अगर ये एम्पावरमेंट कर देते हैं तो दैट विल वेरी इंटरेस्टिंग। और मालिक साहब, एक और अहम सवाल, और मेरे ख्याल से ये सवाल इंक्रीजिंगली आपसे और दूसरे तज्ज़ियेकारों से आने वाले वक्त में पूछा जाएगा कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा। अब एक सिचुएशन ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के मुल्क में जो इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात, वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, कौन सी पार्टी इस वक्त ज्यादा पॉपुलर है, कौन इलेक्शन जीत सकता है, अगली हुकूमत कौन बनाएगा? वो तो अल्लाह ही जानता है। पहले अच्छे ज़माने थे जब हमें इलेक्शन से पहले रिजल्ट पता लग जाता था। इस बार थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अगर 30 से 35% भी इलेक्शन क्लियर इंडिपेंडेंट हुए और फेयर हुए तो बहुत बड़े अपसेट्स हो जाएंगे इस रूलिंग कोalition के लिए। 30-35% भी अगर फेयर इलेक्शन हो गए तो ये कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और इसमें बड़े मसाइल होंगे। और अगर मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हाँ। मैं ज़ाती तौर पे कन्विंस्ड हूँ, बातें सुन के करके, और जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, कि ये एक लाजम चीज़ होगी अगर इलेक्शंस होने हैं
मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की कन्विक्शन के बगैर और इनकास्ट्रेशन के बगैर पाबंद सलासिल हों और बिल्कुल उनका कोई राब्ता ना हो, कन्वेंसिंग ना कर सकें, रोज़ का वीडियो ना निकाल सकें, मुझे उसके बगैर इलेक्शन ना होते नज़र नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इन वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं और इनमें से कई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं और कुछ रहनुमा सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद साबिक रहनुमा जहांगीर खान तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो कुछ रहनुमा परवेज़ खटक की नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा बन चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं वो ना सिर्फ 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं बल्कि 9 मई से पहले के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फैसलों से भी खुद को अलग करके सारी जिम्मेदारी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके करीबी साथियों पर डाल रहे हैं। जबकि अहम बात यह कि इनमें से कई लोग खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स रह चुके हैं और 9 मई से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैसला साजी में उनका बुनियादी किरदार रहा है। यह रहनुमा तकरीबन हर अहम इशू पर ना सिर्फ पार्टी के फैसलों का दिफा करते थे बल्कि इन फैसलों पर पार्टी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बयानियां भी बनाते थे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अमरीकी साजिश का झूठा बयानिया हो, मुखालफिन को गद्दार करार देना हो या वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला हो। यह रहनुमा ना सिर्फ हमेशा इन मामलात पर ऑन बोर्ड रहे बल्कि इन तमाम फैसलों का खुलकर दिफा भी करते थे। लेकिन अब यह रहनुमा खुद को इन फैसलों से लाताल्लुक कर रहे हैं। पहले असद उमर ने इन तमाम फैसलों से खुद को अलग किया कि वो इन फैसलों के हक में नहीं थे, जबकि अब परवेज़ खटक जो 5 साल तक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे, तकरीबन 4 साल तक वज़ीर दिफा रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर टीम का हिस्सा थे, वो भी अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान सारे फैसले खुद करते थे और उन्हें एतमाद में नहीं लेते थे। 2 रोज़ पहले परवेज़ खटक ने एक इंटरव्यू में जो दावे किए वो उनके 9 मई से पहले के मौक़िफ़ और बयानात से बिल्कुल बरक्स हैं। एक एक करके उनके मुख्तलिफ बयानात का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ परवेज़ खटक ने कहा कि 9 मई के एहतजाज पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया था। ये फैसला उनकी दूसरी टीम ने किया था, यानी कि पीटीआई चेयरमैन की दूसरी टीम ने किया था और अगर उन्हें इसका इल्म होता तो पहले ही मना कर देते। परवेज़ खटक साहब का ये मौक़िफ़ है कि उनको अंधेरे में रखा गया था। अगर उनको मालूम होता कि ऐसा कोई प्लान है तो वो इमरान खान को रोकते हो। वो ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि 9 मई के वाक़यात के बाद परवेज़ खटक ने इसकी मज़म्मत नहीं की थी, ना पार्टी का ओहदा छोड़ा था, बल्कि 20 तारीख को जब उनके हवाले से पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट ने ये ट्वीट किया कि वो पार्टी का हिस्सा है, कहीं नहीं जा रहे, तो उसको परवेज़ खटक साहब ने रीट्वीट किया और इस ट्वीट में ये भी लिखा हुआ था कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और उनको छोड़ने का, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। ये ट्वीट पीटीआई केपी ऑफिशियल अकाउंट से किया गया, जिसको परवेज़ खटक साहब ने रीट्वीट किया 20 मई को। इसके बाद 1 जून को उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी लेकिन अपना ओहदा छोड़ दिया। लेकिन फिर 10 जून को, यानी कि अपना ओहदा छोड़ने के 10 दिन बाद उनके बेटे ने एक ट्वीट किया, स्टैंड विथ इमरान खान, यानी कि 9 मई के तकरीबन 1 माह के बाद भी वो ये कह रहे थे कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए थे और अब वो कह रहे हैं कि ये प्लान जो इमरान खान ने अपनी किसी और टीम के साथ मिलकर बनाया था। इसके अलावा इसी इंटरव्यू में इलेक्शंस के हवाले से परवेज़ खटक साहब ने ये कहा कि इमरान खान 4 इलेक्शन के मौके गंवा चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो, क्योंकि जब भी ऐसा लगता था कि इलेक्शन मिल सकते हैं इमरान खान साहब कोई और फैसला कर देते थे। यहाँ परवेज़ खटक कह रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन नहीं चाहता था, वो जमहूरियत नहीं चाहता था, लेकिन सुनिए कि उससे पहले उनका क्या मौक़िफ़ था। मार्च 2023 में 21 मार्च 2023 को परवेज़ खटक साहब ये कह रहे थे कि ऑपोजिशन यानी कि हुकूमत, पीडीएम की जो हुकूमत है वो इलेक्शन से भाग रही है, हम तो इलेक्शन चाहते हैं। आज उनका ये मौक़िफ़ है कि पीटीआई के चेयरमैन इलेक्शन नहीं चाहते, जबकि 9 मई से पहले वो ये कह रहे थे कि पीडीएम हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से और नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े देने के हवाले से परवेज़ खटक ने यह कहा कि कोई भी पार्टी में नहीं चाहता था कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाएँ और केपी और पंजाब असम्बली तहलील की जाए। परवेज़ खटक आज ये कह रहे हैं कि कोई नहीं चाहता था कि असम्बली टूटे या असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाए, लेकिन उससे पहले जब ये फैसले किए गए तो वो इन फैसलों का दिफा करते थे, बल्कि ये कहते थे कि पूरी पार्टी इन फैसलों पर एक पेज पर है और ये भी कहते थे कि हमें चैलेंज किया गया था कि आप सूबाई असम्बली तोड़ दें तो हम कौमी असम्बली के इलेक्शन करवा देंगे, तो अब क्या वजह है कि हमने तो अपना वादा पूरा किया लेकिन आप भाग रहे हैं। इसके अलावा परवेज़ खटक ने साइफर और अमरीकी साजिश के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि इमरान खान ने ये साइफर
क्यों इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया? हमने तो कभी ये साइफर देखा भी नहीं था और इमरान खान इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। परवेज़ खटक कह रहे थे कि साइफर के हवाले से मुझे मालूम नहीं क्यों इमरान खान इसको इस्तेमाल कर रहे थे अपनी सियासत के लिए, लेकिन उससे पहले जब इमरान खान ये पूरी तहरीक चला रहे थे कि अमरीकी साजिश है, साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत को गिराया गया, जो हुकूमत में आए हैं वो गद्दार हैं, तो उस वक्त इस बयानिए को आगे बढ़ाते थे। ऐसा नहीं था कि वो उससे डिसएग्री करते थे और खामोश रहते थे, वो इस बयानिए को आगे बढ़ाते थे। परवेज़ खटक साहब खुद कहते थे कि नवंबर 2021 से ये साजिश तैयार की गई, जब इमरान खान ने ये कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम अड्डे नहीं देंगे। उन्होंने अपने जो मुखालफीन हैं उनको गद्दार भी कहा और ये भी कहा कि जब आप अवाम में जाएंगे तो आपको जूते पड़ेंगे, आपका मुंह काला किया जाएगा। जब इमरान खान ने अमेरिका को कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, उस दिन से ये किस्सा शुरू हुआ। नवंबर के महीने से अमेरिका में साजिश शुरू हुई और हमारे गद्दार, इस मुल्क के दुश्मन, इस मुल्क के बेचने वाले गद्दारों से मिल गए। तुम अमेरिका के गुलाम बन गए। कैसे? हमारे 20 गद्दार एमएनएस इन सफारतकारों से मिलते रहे। तो क्या ये साजिश नहीं थी? क्या अमेरिका में गुलाम बनाना चाहता है? हमसे तो वो गए जो हमारे थे ही नहीं। उनको भी मैं कहता हूँ, पछताओगे जब अवाम में जाओगे, जूते पड़ेंगे, आपके मुंह पे काला रंग डाला जाएगा। आप अपने बच्चों की बेइज्जती मत कराएं। यानी परवेज़ खटक साहब आज सारे सियासी फैसलों की जिम्मेदारी भी पीटीआई चेयरमैन पे डाल रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि माजी में वो हर फैसले के साथ खड़े हुए थे, न सिर्फ उसके साथ खड़े हुए थे बल्कि उस बयानिए को आगे भी बढ़ाते थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।